नमस्कार, मनी नाइन के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार के जरिए हमको ये खबरें बताते हैं। तो फिर चलिए देरी किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो है भारतीय एयरटेल की ओर की से जुड़ी हुई। भारतीय एयरटेल ने इस हफ्ते एक कीर्तिमान हासिल किया। ये तीसरी सबसे वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी बन गई है। जी हां, मार्केट कैप के हिसाब से तीसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी भारतीय एयरटेल बन गई है और इसने पछाड़ दिया है टीसीएस को। सोमवार को ये कीर्तिमान हासिल किया भारतीय एयरटेल ने और इसका मार्केट कैप 11.44 लाख करोड़ पर पहुंच गया, क्योंकि टीसीएस का मार्केट कैप घटकर फिसलकर 11.42 लाख करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखा है। 21 जुलाई को जब ये कीर्तिमान हासिल किया तो भारतीय एयरटेल का शेयर उस दिन 1919 रुपये 90 पैसे तक उछलने के बाद 1907 रुपये 30 पैसे पर और टीसीएस का शेयर करीब 1% गिरकर 3158 रुपये 90 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। इंडसइंड बैंक की ओर से इस हफ्ते क्लैरिटी आती हुई दिखी कि सीईओ की नियुक्ति को लेकर उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। सीईओ की नियुक्ति को लेकर दबाव की रिपोर्ट का बैंक ने खंडन कर दिया और उन्होंने कहा कि आरबीआई ने सीईओ की नियुक्ति के लिए खोज बढ़ाने को नहीं कहा है। नए एनडी एंड सीईओ की जो नियुक्ति है उसकी प्रक्रिया चल रही है, ऐसा बैंक की ओर से क्लैरिफिकेशन दिया गया था, जिसके बाद 21 जुलाई को इंडसइंड बैंक का शेयर 830 रुपये 60 पैसे तक फिसल गया था। लेकिन कारोबार की क्लोजिंग 851 रुपये के स्तर पर हुई, जो कि करीब 2.25% की गिरावट के साथ थी। बीते पूरे हफ्ते में तिलकनगर इंडस्ट्रीज का शेयर फोकस में रहा। पहली खबर यह थी कि आंध्र प्रदेश पुलिस ने इस कंपनी का नाम शराब घोटाले में शामिल किया है। पुलिस का आंध्र प्रदेश के जो लिकर सिंडिकेट हैं उसको 218 करोड़ रुपए देने का आरोप सामने आया, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि 21 जुलाई को तिलकनगर इंडस्ट्रीज का शेयर 5.5% से ज़्यादा चढ़कर बंद होता हुआ नजर आया 419 रुपये के स्तर पर। 21 जुलाई को खबर थी कि इंपीरियल ब्लू नाम का जो ब्रांड है उसको इस कंपनी ने 4000 करोड़ रुपए की रकम में खरीद लिया। एक रिपोर्ट के हवाले से एक खबर थी और इस डील की जो फंडिंग है वो कर्ज और इक्विटी दोनों के जरिए होती हुई नजर आएगी। 22 जुलाई को तिलकनगर इंडस्ट्रीज का शेयर इस रिपोर्ट के दम पर 13% से ज्यादा की मजबूती के साथ 473 रुपये 45 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। 23 जुलाई को खबर थी कि इंपीरियल ब्लू को खरीदने की रिपोर्ट का इस कंपनी ने खंडन कर दिया है और कंपनी ने यह कहा कि फिलहाल खुलासा करने लायक यानी कि डिस्क्लोज करने लायक फिलहाल कंपनी के पास कोई भी अपडेट मौजूद नहीं है। इस अपडेट के बाद 23 जुलाई को शेयर 483 रुपये 80 पैसे तक उछल गया था, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग करीब 0.5% नीचे 468 रुपये 30 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। फिर 24 जुलाई को फाइनली ये खबर आ गई कि इसने इंपीरियल ब्लू का अधिग्रहण कर लिया है। 4000 करोड़ रुपए की रिपोर्ट थी, लेकिन अधिग्रहण किया गया है 4150 करोड़ रुपए की रकम में। परनोड रिकॉर्ड इससे ये ब्रांड खरीदा गया जो कि देश का नंबर 3 विस्की ब्रांड है। अधिग्रहण से होगा क्या कि देश भर में ये कंपनी विस्की और ब्रांडी में IMFL सेगमेंट की दिग्गज कंपनी बन जाएगी। 24 जुलाई को फाइनली जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो तिलकनगर इंडस्ट्रीज का शेयर 505 रुपये 35 पैसे तक उछलने के बाद करीब 4.5% ऊपर 495 रुपये के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी वेंट इंडिया में इस हफ्ते बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। दरअसल अपडेट ये आया था इस कंपनी को लेकर कि पहली तिमाही यानी कि जून तिमाही में एक दिग्गज निवेशक हैं मुकुल अग्रवाल, उन्होंने इस कंपनी का 2.5% हिस्सा खरीदा है और 30 जून तक अगर बात करें तो मुकुल अग्रवाल के पास इस कंपनी के 50,000 शेयर मौजूद हैं। लेकिन जब ये खबर आई उसके बाद शेयर में जब उछाल भी आया तो उसके साथ साथ इस कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे आए जो कि बहुत खराब थे। उस वजह से ऊपरी स्तरों से शेयर में गिरावट भी देखने को मिली। तो 21 जुलाई को वेंट इंडिया के शेयर में 12,990 रुपये का हमने हाई बनता हुआ देखा, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग करीब 6% नीचे 10,600 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। जियो फाइनेंशियल की अब इंश्योरेंस सेक्टर में भी एंट्री होगी है। जी हां, अलायंस के साथ इस कंपनी ने री इंश्योरेंस के लिए एक जेवी किया है जो कि भारतीय बाजारों के लिए किया गया है। 50-50 री इंश्योरेंस जेवी सेटअप किया गया है, जिससे माना जा रहा है कि जीआईसी री जो कि एस्टैब्लिश प्लेयर है और एकमात्र प्लेयर है, उसकी जो दबदबे की स्थिति है उसको बड़ी चुनौती देने की इस कंपनी की योजना है। इनफैक्ट इन दोनों कंपनियों ने जनरल और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए मौके तलाशने के लिए भी बातचीत करी है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की जो जेवी है वो केवल नॉन बाइंडिंग रूप में की गई, यानी कि दोनों कंपनियों के ऊपर ये बाध्य नहीं होगा। आपको बता दें कि अलायंस ने हाल ही में बजाज फिनसर्व के साथ अपना नाता तोड़ा था, एक जो जेवी थी उसको रद्द किया था, जिसके बाद ये जो फैसला है वो लिया गया है, जिसके ऊपर 21 जुलाई को जियो फाइनेंशियल के शेयर ने रिएक्ट किया और करीब 0.5% की बढ़त के साथ 317 रुपये
90 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं 16 जुलाई को हाई लगाने के बाद जीआईसी री के शेयर में गिरावट का ही ट्रेंड देखने को मिला और शुक्रवार को भी शेयर में 2% की गिरावट के साथ ही हमने क्लोजिंग बनती हुई देखी। सोना कॉमस्टार, जिसे हम सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन के नाम से भी जानते हैं, इस कंपनी की चीन के ईवी मार्केट में एंट्री हो गई है। दरअसल जेवी कंपनी के जरिए इस कंपनी ने चीन के ईवी मार्केट में कदम रख लिया है। जिनेट मशीनरी, जिसे हम जेएनटी के नाम से भी जानते हैं, इस कंपनी के साथ इसने जेवी का सेटअप किया है और चाइना में ड्राइव लाइन सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जेवी कंपनी स्थापित की गई है, जिसके ऊपर 21 जुलाई को सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन का शेयर रिएक्ट करता हुआ देखा। इस शेयर ने 496 रुपये 45 पैसे का हाई छुआ और क्लोजिंग करीब 1.5% ऊपर 486 रुपये 90 पैसे के स्तर पर हुई। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, इसमें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो भरोसा है वो बढ़ता हुआ दिखा है। दरअसल पहली तिमाही में एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने इस कंपनी का करीब 3.5% हिस्सा खरीदा है। फंड हाउस की खरीद से संस्थागत निवेशक यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इस कंपनी के ऊपर फोकस बढ़ सकता है, जिसका रिएक्शन हमें स्टॉक पर आता हुआ दिखा। 21 जुलाई को स्टार हेल्थ के शेयर में 429 रुपये 60 पैसे का लो छूने के बाद करीब 2% की मजबूती के साथ, अच्छी रिकवरी के साथ 441 रुपये 60 पैसे के स्तर पर डे हाई के करीब जाकर कारोबार की क्लोजिंग हुई। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बड़े निवेशक की एंट्री को आरबीआई ने हरी झंडी दे दी है। वॉरबर्ग पिंकस को आरबीआई से निवेश करने की मंजूरी मिली है। इनकी एंटिटी है करंट सी इन्वेस्टमेंट के नाम के, जो कि इस कंपनी में, इस बैंक में 10% हिस्सा खरीद रही है, जिसको अब आरबीआई की ओर से फाइनल अप्रूवल आ गया। इस खबर के बाद 21 जुलाई को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर 74 रुपये 35 पैसे तक उछल गया था, लेकिन क्लोजिंग करीब 1.5% ऊपर 74 रुपये 8 पैसे के स्तर पर जाकर हुई। बीईएमएल ने इतिहास रच दिया है और पहली बार इतिहास में इस कंपनी के शेयर में स्टॉक स्प्लिट होता हुआ दिखेगा। 1:2 के स्टॉक स्प्लिट को इस कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और इतिहास में पहली बार हो रहा है जब ये शेयर विभाजन यानी कि स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं। स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी के बावजूद 21 जुलाई को बीईएमएल का शेयर करीब 0.25% गिरकर 4,372 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 4,441 रुपये 80 पैसे तक भी उछल गया था। नतीजों के साथ एचडीएफसी बैंक के बोर्ड ने शेयरधारकों को दिया है तोहफा। शेयरधारकों को रिवॉर्ड करने के लिए बोनस शेयर की जो घोषणा है वो बैंक की ओर से की गई है। 19 जुलाई यानी कि पिछले शनिवार को इन्होंने नतीजे जारी किए थे और उसी के साथ साथ बोनस का प्रस्ताव भी सामने आया था, जिसको बोर्ड ने दे दी है हरी झंडी। इतिहास में पहली बार हो रहा है जब इस बैंक की ओर से बोनस की घोषणा की गई है। इससे पहले अगर आप कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स की बात करें तो 2019 और 2011 में स्टॉक स्प्लिट जरूर हुआ था, लेकिन बोनस की घोषणा पहली बार हुई है। तो 21 जुलाई को स्टॉक ने रिएक्ट किया। शेयर में 2.25% की मजबूती के साथ 2001 रुपये 50 पैसे के स्तर पर डे हाई पर कारोबार की क्लोजिंग हुई और इस हफ्ते शेयर ने 2037 रुपये 70 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी को एक्सटेंड किया है, जिसका इंपैक्ट हमने इस हफ्ते आईजीएल के शेयर पर आता हुआ दिखा। दरअसल दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंड करने का फैसला लिया है। एक्सटेंशन से नई पॉलिसी पर लोगों के सुझाव लेने में मदद मिलेगी। यही नहीं, इसके साथ साथ इंडस्ट्री, जो निजी संस्थान हैं और पर्यावरण के साथ जुड़े हुए ग्रुप्स हैं, उनके भी सुझाव शामिल किए जा सकते हैं। इनफैक्ट आपको बता दें कि 2020 में ये जो ईवी पॉलिसी है वो लागू हुई थी, जो कि अगस्त 2023 में खत्म हो गई थी। इसके बाद कई बार इस पॉलिसी को एक्सटेंशन दिए गए हैं और अब फाइनली इसे मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस खबर के चलते 22 जुलाई को आईजीएल के शेयर ने 217 रुपये 43 पैसे का हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 1/4% नीचे 212 रुपये 62 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। ब्लॉक डील के बाद इस हफ्ते 361 वैम के शेयर में हमने गिरावट बनती हुई देखी। 22 जुलाई को 2,273 करोड़ रुपए की बड़ी ब्लॉक डील हुई। 1.9 करोड़ शेयरों या 4% हिस्से का सौदा हुआ, जिसमें बेन कैपिटल ने करीब 0.4% हिस्सेदारी या यूं कहें 1.5 करोड़ शेयरों की बिकवाली की है। 75 लाख शेयर 1160 रुपये 10 पैसे पर और 75 लाख शेयर ही 1161 रुपये 42 पैसे के दाम पर बेचे गए हैं। जून अंत तक आपको बता दें बेन कैपिटल के पास इस कंपनी की करीब 22% के आसपास हिस्सेदारी थी। 22 जुलाई को जब यह सौदा हुआ तो 361 वैम का शेयर 1130 रुपये तक लुढ़क गया था, लेकिन क्लोजिंग 6.25% नीचे 1144 रुपये 90 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। टाइटन ने दुबई की 118 साल पुरानी कंपनी खरीदी है। दुबई की एक कंपनी है दमास ज्वेलरी नाम की, जिसमें 67% हिस्सेदारी खरीदी गई है और इससे 2,439 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू में खरीदा गया है। अब इस डील से होगा क्या? इस डील से इस कंपनी को 6 जीसीसी देशों में 146 स्टोर्स का एक्सेस मिलेगा और इस डील से जीसीसी देशों के साथ साथ पश्चिमी एशिया में इस कंपनी की जो मौजूदगी है वो बढ़ेगी। तो 22 जुलाई को टाइटन के शेयर ने 3,490 रुपये का हाई लगाने के बाद करीब 1% ऊपर 3,469 रुपये 50 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग दिखाई।
छोटे कार्यकाल के बाद बजाज फाइनेंस के एमडी ने इस्तीफा दे दिया है। अनूप साहा इनके एमडी साहब थे, उन्होंने निजी कारणों से एमडी के पद से इस्तीफा दे दिया। गौरतलब ये है कि पदभार संभालने के महज 3 महीने के बाद ही एमडी साहब का आ गया इस्तीफा। अब उसके बाद कंपनी ने राजीव जैन को वाइस चेयरमैन एंड एमडी को दोबारा नियुक्त किया है। तो 22 जुलाई को बजाज फाइनेंस का शेयर 940 रुपये तक लुढ़कने के बाद करीब आधा % ऊपर 954 रुपये के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। इस हफ्ते फूड डिलीवरी कंपनी एटर्नल ने भी एक इतिहास रचा। कई दिग्गज कंपनियों को इस कंपनी ने मार्केट कैप के लिहाज से पीछे पछाड़ दिया है। वैल्यू के हिसाब से देखें तो निफ्टी की कई कंपनियां हैं जो कि इससे नीचे आपको वैल्यू के हिसाब से नजर आएगी। नतीजों के बाद हुआ क्या, शेयर में 2 दिन में करीब 21% के आसपास का उछाल बना और उस चक्कर में कंपनी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचता हुआ दिखा। तो उस लिहाज से विप्रो, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया, बजाज ऑटो जैसी जो दिग्गज कंपनियां हैं, जिसमें आप एशियन पेंट्स को भी शामिल कर सकते हैं, ये सब कंपनियां मार्केट कैप के लिहाज से एटर्नल से भी पीछे छूट गईं। तो 22 जुलाई को एटर्नल के शेयर में 311 रुपये 25 पैसे का रिकॉर्ड हाई लगाने के बाद 299 रुपये 75 पैसे पर करीब 10.5% की मजबूती के साथ कारोबार का अंत हुआ। बड़ी ब्लॉक डील के बाद मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोधा डेवलपर्स का शेयर इस हफ्ते गिरता हुआ दिखा। 23 जुलाई को करीब 1% हिस्से की ब्लॉक डील हुई। 1384 से 1386 रुपये प्रति शेयर के दाम पर 98 लाख शेयरों का सौदा होता हुआ दिखा, जिसमें इन्वेस्को डेवलपिंग मार्केट्स फंड ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। डील के जरिए इन्वेस्को ने कंपनी से पूरी तरह से एग्जिट कर लिया, यानी कि ये क्लीन आउट ट्रेड था। 23 जुलाई को मैक्रोटेक डेवलपर्स के शेयर में 7.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 1332 रुपये पर 1330 रुपये 10 पैसे के डे लो के बेहद करीब जाकर कारोबार की क्लोजिंग हुई। इसी तरह की एक ब्लॉक डील ऑबरॉय रियल्टी में भी होती हुई नजर आई। 23 जुलाई को करीब 3% हिस्से की ब्लॉक डील होती हुई दिखी, जिसमें भी इन्वेस्को डेवलपिंग मार्केट्स फंड ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। करीब 3% के आसपास हिस्सा बेचा गया। 1883 करोड़ में 1 करोड़ शेयरों के आसपास की बिकवाली हुई है। 1754 करोड़ रुपए के आसपास की रकम में डील के जरिए इन्वेस्को ने कंपनी से पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है, जैसा हमने मैक्रोटेक डेवलपर्स के केस में देखा। लेकिन इस डील के जरिए एसबीआई म्यूचुअल फंड ने ऑबरॉय रियल्टी के 41 लाख शेयर खरीदे हैं 718 करोड़ रुपए की रकम में। 23 जुलाई को ऑबरॉय रियल्टी के शेयर में 1750 रुपए 20 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 2.5% नीचे 1784 रुपए पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। मोजाम्बिक में ओएनजीसी, जो देश की सबसे बड़ी तेल गैस कंपनी है, बड़ा निवेश करने जा रही है। इस कंपनी के बोर्ड ने 5082 करोड़ रुपए तक के निवेश को मंजूरी दे दी है। मोजाम्बिक के एलएनजी प्रोजेक्ट में इस कंपनी की ओर से निवेश किया जाएगा, जो कि FY 26 से FY 27 के दौरान होगा और ये इनकी विदेशी सब्सिडरी है। ओएनजीसी विदेश उसकी सब्सिडरी कंपनियों के जरिए किया जाएगा। ओएनजीसी विदेश के पास आपको बता दें, मोजाम्बिक प्रोजेक्ट में करीब 16% पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है। 23 जुलाई को ओएनजीसी के शेयर में 244 रुपये 26 पैसे का लो लगा। उसके बाद करीब 1/4% नीचे 245 रुपये 80 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। नैटको फार्मा ने दक्षिण अफ्रीका की कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है। दक्षिण अफ्रीका की एक कंपनी है एडकॉक इनग्राम नाम की, जिसमें करीब 36% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। दोनों कंपनियों के बीच में 2000 करोड़ रुपए की रकम में ये सौदा तय हुआ है। दक्षिण अफ्रीका की सब्सिडरी का गठन ये कंपनी करती हुई नजर आएगी और ये होगा 2100 करोड़ रुपए के निवेश के जरिए। इसके साथ साथ खबर यह भी थी कि यूएस एफडीए से हैदराबाद की इनकी जो एपीआई इकाई है उसको EIR मिला है। लेकिन 24 जुलाई को शेयर में हमने गिरावट देखी। 1059 रुपये का ओपनिंग हाई लगाने के बाद करीब 3.5% नीचे 999 रुपये 10 पैसे के स्तर पर इस शेयर जाकर बंद होता हुआ दिखा। आइनॉक्स विंड ने राइट्स इशू की शर्तें तय कर दी है। इसके मुताबिक राइट्स इशू से इस कंपनी की करीब 1260 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। राइट्स इशू का जो इशू प्राइस है वो 120 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जो कि उस समय के मौजूदा प्राइस से 27% डिस्काउंट पर था। हर 78 शेयरों के बदले में शेयरधारकों को 5 राइट्स इशू जारी होते हुए नजर आएंगे, जिसकी रिकॉर्ड डेट 29 जुलाई कंपनी की ओर से तय की गई है। आपको बता दें, ये राइट्स इशू 6 अगस्त को खुलेगा और 20 अगस्त तक खुला रहेगा, जिसके जरिए आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 24 जुलाई को आइनॉक्स विंड के शेयर में 166 रुपये 70 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 2.5% नीचे 161 रुपये 76 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। बायबैक को मंजूरी के बावजूद बजाज कंज्यूमर का शेयर इस हफ्ते गिरता हुआ दिखा। बोर्ड ने करीब 5.25% हिस्सेदारी के बायबैक को मंजूरी दे दी है। ये बायबैक पर 186.6 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जाएगी, जिसका दाम 290 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जो कि 24 जुलाई की क्लोजिंग से देखें तो 18% के प्रीमियम पर है। लेकिन उसके बावजूद 25 जुलाई को बजाज कंज्यूमर के शेयर में 245 रुपये पर ओपनिंग हाई लगाने के बाद करीब 4.5% नीचे कारोबार की समाप्ति 234 रुपये 50 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली।
चलिए बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इस हफ्ते एक लिस्टिंग होती हुई दिखी जिसका नाम है एंथम बायोसाइंसेस। इसकी लिस्टिंग अच्छी रहती हुई दिखी। आपको बता दें एनएसई पर इस कंपनी का शेयर 723 रुपये 5 पैसे के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से करीब 27% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि इशू प्राइस 570 रुपये प्रति शेयर था। रिस्पॉन्स अच्छा मिला था। इस आईपीओ को करीब 64 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 3,395 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। तो 21 जुलाई को लिस्टिंग के बाद एंथम बायोसाइंसेस के शेयर ने 747 रुपए का हाई छुआ और क्लोजिंग करीब 28.5% ऊपर 731 रुपए 65 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ऑन द रडार, और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ जो है अनिल अंबानी से जुड़ी हुई। अनिल अंबानी के ऊपर इस हफ्ते ईडी की बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखी है। ईडी की अनिल अंबानी के 40 से 50 ठिकानों पर छापेमारी की खबर इस हफ्ते आई, जिसमें दिल्ली और मुंबई में स्थित इनके जो ऑफिसेस हैं, जो ठिकाने हैं, वो शामिल हैं। ये मामला है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ, जिसके तहत ईडी की ओर से कार्रवाई की गई है। येस बैंक के लोन फ्रॉड से जुड़ा हुआ ये मामला है, जो कि माना जा रहा है कि 3,000 करोड़ रुपए के आसपास के लोन का डाइवर्जन इस कंपनी की ओर से किया गया है। 2017 से 19 के दौरान शेल कंपनियों को लोन डाइवर्जन हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। और लोन फ्रॉड में येस बैंक के अधिकारी भी शामिल है, ऐसा ईडी की ओर से खबरें निकल के सामने आई हैं। दरअसल हुआ क्या, सीबीआई की ओर से 2 एफआईआर इस केस में फाइल की गई, जिसके बाद ईडी की ओर से एक कदम उठाया गया है। और इसमें ईडी को सेबी, एनएचबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एनएफआरए से भी इनपुट्स मिले हैं। उन्होंने कुछ सबूत जमा किए हैं, जिसके बाद ईडी ने कार्रवाई की है। अब येस बैंक के अधिकारियों की जहाँ तक बात है तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा खामियां की हैं। उन्होंने लोन मंजूरी में बड़ी खामियां की हैं, साथ ही साथ उन्होंने ड्यू डिलीजेंस सही से नहीं किया है और वीक फाइनेंशियल वाली कंपनियों में उन्होंने लोन देने की मंजूरी दी है, जिसमें कॉमन डायरेक्टर्स के नाम भी शामिल थे। साथ ही साथ मंजूरी के दिन या उससे पहले लोन डिसबर्स किए गए हैं। और ईडी की इस कार्रवाई के दम पर 24 जुलाई को अगर आप देखेंगे तो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के शेयर में 5% के निचले सर्किट पर जाकर हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी। येस बैंक का नाम भी शामिल था, वो भी शेयर फोकस में था। ये शेयर 19 रुपये 43 पैसे तक लुढ़कने के बाद करीब 0.25% ऊपर जाकर 20 रुपये 4 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। 25 जुलाई को जो खुलासे हुए, जो खबर आई, वो तो और भी ज़्यादा चौंकाने वाली थी। इस जांच में सी कंपनी नाम की एक रहस्यमय, एक मिस्टीरियस एंटिटी का नाम सामने आया। फ्रॉड में सी कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में शामिल थी, ऐसा ईडी की जांच में निकल के सामने आया। दरअसल हुआ क्या, ईडी जांच कर रहा था आरकॉम को लेकर। आरकॉम से जुड़े 14,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड की जांच चल रही थी, लेकिन उसमें निकल के ये सामने आया कि रिलायंस इंफ्रा ने आईसीडीज के जरिए ग्रुप कंपनियों को बड़ा डाइवर्जन किया है। लेकिन ये जो सी कंपनी है, इसके जरिए डाइवर्जन तो किया गया, लेकिन मंजूरियों से बचने के लिए सी कंपनी का जो नाम है, उसका जो खुलासा है, वो रिलायंस इंफ्रा की ओर से नहीं किया गया। साथ ही साथ रिलायंस इंफ्रा को लेकर 10,000 करोड़ रुपए के जो लोन फ्रॉड हैं, उसकी जांच भी ईडी की ओर से की जा रही है। तो बड़ा मामला है, बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखी और इसमें बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। और सी कंपनी का नाम, रहस्यमय कंपनी है जिसका नाम यहां पर सामने आता हुआ दिखा है। तो ना केवल आरकॉम बल्कि रिलायंस इंफ्रा में भी कुछ गड़बड़ियां, कुछ लोन डाइवर्जन की बातचीत आई है, जिसका इंपैक्ट हमने 25 जुलाई को देखा। 25 जुलाई को रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के शेयर दूसरे दिन लगातार 5% के निचले सर्किट पर जाकर बंद होते हुए नजर आए। मार्केट कपलिंग की खबर से आईईएक्स का शेयर इस हफ्ते धराशायी होता हुआ दिखा। दरअसल सीईआरसी, जो कि पावर सेक्टर का रेगुलेटर है, उसने चरणों में मार्केट कपलिंग को लागू करने की मंजूरी दे दी है। डे हेड मार्केट यानी डीएएम में चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जाएगा, जो कि जनवरी 2026 से लागू होती हुई नजर आएगी। ये प्रोसेस जनवरी 2026 से शुरू होगा और इस प्रोसेस में पावर एक्सचेंजेस मार्केट कपलिंग ऑपरेटर्स के रूप में कामकाज करेंगी, ऐसा सीईआरसी का फैसला है, जिसके ऊपर 24 जुलाई को आईईएक्स के शेयर में बड़ी गिरावट हुई और शेयर 28% की गिरावट लेकर 135 रुपये 49 पैसे के स्तर पर कारोबार जाकर बंद करता हुआ दिखा, जो कि एक दिन की देखें इस शेयर की सबसे बड़ी गिरावट है। हालांकि गुरुवार की तेज गिरावट के बाद शुक्रवार को इस शेयर में रिकवरी देखने को मिली, वो भी तब जब ये शेयर एफएनओ बैन में था। एफएनओ बैन में होने के बावजूद शेयर में हमने मजबूती बनती हुई दिखी और 25 जुलाई को आईईएक्स का शेयर 149 रुपये 40 पैसे तक उछलने के बाद करीब 9.5% ऊपर 144 रुपये 80 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। स्पाइसजेट के लिए इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत आती हुई दिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कलानिधि मारन और काल एयरवेज की अर्जी को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें मारन और काल एयरवेज का
1323 करोड़ रुपए का जो दावा था नुकसान का, उसको खारिज कर दिया गया है। ये मामला आपको बता दें 2015 का है, जब 2015 में मारन और काल एयरवेज ने अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी को ट्रांसफ़र की थी। इस कंपनी के जो ओरिजिनल फाउंडर हैं अजय सिंह, उनको ये हिस्सेदारी ट्रांसफ़र की गई थी। 58.46% हिस्सेदारी ट्रांसफ़र की गई थी, जिसमें मारन और काल एयरवेज का ऐसा कहना है कि बाद में इन्होंने 1300 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम का पेमेंट किया था, जो कि इनको कन्वर्टेबल वारंट्स और प्रेफरेंस शेयर दिलाने वाली थी। लेकिन इस पेमेंट के बावजूद इनको कोई भी वारंट या शेयर नहीं मिला है, लेकिन इसको दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया। अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शेयर 7.25% तक उछला और करीब 5.6% की मजबूती के साथ 40 रुपये 29 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। असम सरकार ने वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज को इस हफ्ते एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल कंपनी का 125 MWAC का सोलर प्रोजेक्ट ऑर्डर कैंसिल हो गया है। फंडिंग की दिक्कतों के चलते असम सरकार ने अपने हाथ इस प्रोजेक्ट से खींच लिए हैं। दरअसल असम सरकार का प्रोजेक्ट के लिए ADB से लोन लेने से इनकार सामने आ गया, जिस वजह से फंडिंग की दिक्कतें हुई हैं। अब ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया, जिसके ऊपर 21 जुलाई को शेयर ने रिएक्ट किया। 21 जुलाई को खबर के बाद वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के शेयर ने खुलते ही 1193 रुपये 60 पैसे का हाई छुआ, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग करीब 6.5% नीचे 1111 रुपये के स्तर पर हुई, जो कि 1103 रुपये 20 पैसे के इंट्राडे लो के बेहद करीब थी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और हाँ, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय तो आपको शेयर करनी है, साथ ही साथ इस वीडियो का, इस एपिसोड का लिंक आपको अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी ज़रूर शेयर करना है। और जाते जाते एक ज़रूरी और अहम बात मनी 9 आपके लिए लेकर आया है, मनी 9 प्राइम मेंबरशिप, जिसमें हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए, अपनी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़ी उलझनों का जवाब पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्राइम प्लान्स को। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाकर ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए, प्लान चुनिए, पेमेंट कीजिए और बस बन जाइए हमारे प्राइम मेंबर, और आपके सवालों के जवाब मिलेंगे प्रायोरिटी बेसिस पर। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।